अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सलाद में प्रयोग होने वाली विदेशी सब्जियों की खेती पर सफल किसान का अनुभव। अधिक आय के लिए पॉली हाउस में झरबेरा फूल की रोपाई तकनीक। अच्छी बढ़वार के लिए ड्रिप मल्चिंग विधि से लगी लहसुन की फसल का प्रबंधन। सलाद के रूप में प्रयोग होने वाली सब्जियों में कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी मांग केवल बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में की जाती है, जिसकी खेती करके शहरों के आसपास के किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ग्राम खेलमऊ जिला हरिद्वार के सफल किसान सुधीर कुमार। ये किसान बोक चोय और लेट्यूस की खेती करके कम समय और कम लागत में अधिक आय ले रहे हैं। तो ये खेती इनके लिए कैसे है लाभकारी, आइए जानते हैं इन्हीं से। मैं आपको इस आज सलाद खेती के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं, जिसका नाम है पोकचोई। ये किसान भाइयों, ये खेती एक अलग खेती है, बिल्कुल चाइनीज़ खेती है, जिसके बारे में आपको बहुत कम पता होगा। मुझे भी पहले कुछ नहीं पता था। मुझे भी एक आदर्श ऑर्गेनिक कंपनी है दिल्ली में, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने ही मुझको बीज दिया। मैंने भी बहुत थोड़े से एरिया में इसको करके देखा कि हाँ, इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है। किसान भाइयों, ये खेती जो है सलाद के रूप में ही दिल्ली में बहुत अच्छा इसका प्रोग्रेस है। दिल्ली पहुंचती है हमारे यहाँ से। जैसे कि हम सलाद खाते हैं, मूली सलगम ये जैसे भी खाते हैं, ऐसे ही इसको दिल्ली के लोग बहुत पसंद करते हैं। और मेरे पास एक है लेटुस भी ये सलाद पत्ता है। इसको होटलों में और चाइनीज़ लोग और अंग्रेज लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो मेरे पास इसका भी उत्पादन है, मैंने इसको करके देखा है, इससे मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है। किसान भाइयों, इसका उत्पादन का समय है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। मार्च के बाद इसमें कड़वाहट पैदा हो जाता है, फिर इसको कोई नहीं खाता। ये तैयार हो जाता है लगभग 2 महीने में, लेकिन हम इसको धीरे धीरे से कटाई करके भेजते हैं लगभग 2 महीने तक, मार्च तक, जिससे कि उनकी भी पूर्ति रहती है और हमारा भी मटेरियल चलता रहा है। आहिस्ता आहिस्ता भेजते रहते हैं। बीज की जो व्यवस्था थी, बीज की व्यवस्था आदर्श ऑर्गेनिक जो कंपनी है उन्होंने व्यवस्था कराई इसकी हमारे पास। और फिर हमने इसकी नर्सरी तैयार की बेड बना करके, लगभग 2-2.5 फुट का बेड बनाया और उसके ऊपर हमने इसकी बिजाई कर दी। बिजाई से ऊपर ही करने पर खाद डाल दिया, देसी खाद डालने से इसके ऊपर हमने गोबर रख दिया, जैसे कि कोई फूस वगैरह, और फूस वगैरह रखने से इसके अंकुरण हो गया, वो हमने फूस उतार दिया, फिर ये पौध तैयार हो गई। उसके बाद ये जब लगभग 25 दिन की पौध तैयार हो गई, किसान भाइयों, इसको तैयार करने के लिए खाद की आप पूछोगे कि खाद क्या डाला। मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाला, सिर्फ गोबर की खाद, जब बेड बनाया गोबर की खाद अच्छे से डाल दी और उससे ही ये सब फसल तैयार हो गई। लगभग मैंने डाली इसमें एक गाड़ी 20-25 कुंटल डाली, सारी बेड पे अच्छी तरीके से खाद डाला। लगभग 3 फीट का बेड बनाओ लंबा, या जैसे भी आपको व्यवस्था हो पानी की बफर जोन बनाओ उसके ऊपर, जिससे हम हर नाली में पानी दे सकते हैं। फिर इसको किनारे लगाओ, लगभग इसका पेड़ 1 फुट पर लगाओ, जिससे कि इसका पेड़ अच्छे से आराम से हवा ले सके और फैल सके। शुरू का पानी इसको 25 दिन में, उसके बाद उसका पानी सिर्फ 45 दिन में, और फिर 2 महीने में तैयार हो जाती है। बहुत कम पानी की खपत है इसके अंदर,
पहली निराई गुड़ाई इसकी लगाने के 25-30 दिन बाद, पानी लगाने के बाद ही निराई गुड़ाई होती है इसकी, जब ये बतावा जाती है। और फिर दूसरी भी पानी के बाद 45 दिन के बाद निराई गुड़ाई, 2 निराई गुड़ाई में तैयार हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा नहीं। और खरपतवार नियंत्रण भी हमारा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमने बेड पे लगाई हुई है। बेड के ऊपर पानी नहीं जाता, पानी नहीं जाता तो खरपतवार कम जमता है, और कम जमता है तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। और हमारी ज़मीन जो है जकड़ जाती है ना पानी से, तो वह भी जकड़ नहीं पाती, अच्छी फसल चलती है। और पूरे खेत का लगभग मेरा ये एरिया 1 बीघे 1.5 का लगभग है। मैं इसको 10 मिनट में सारे की सिंचाई कर देता हूँ। पानी भी बचता है, बिजली भी बचती है, तेल भी बचता है, सब चीज़ की बचत है। बीज में कोई खाद वगैरह नहीं डाली मैंने, सिर्फ स्प्रे किया उसका जीवामृत का। 5 लीटर गोमूत्र और 5 किलो गोबर और 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, इसको मिलाकर हम अच्छी तरीके से घुमाएंगे 8-7 दिन तक। उसके बाद जीवामृत हमारा तैयार हो जाएगा। हम 1 लीटर जीवामृत और 1 कैनी पानी भर के डालकर स्प्रे कर सकते हैं बीघे में। ये हमने सिर्फ एक बार किया इसमें। और बीच में हमने इसमें प्याज की पौध लगाई, जिससे कि इसमें रोग नियंत्रण रखे, कोई रोग इस पर ना, हानिकारक रोग ना आए। इससे हमें कोई इसमें ना कोई मतलब कीटनाशक दवाई डालना, ना कुछ न करना, ना कोई हमें इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ी। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास खेतों में जो यहाँ पर माहे हैं, माहे भी इनको नहीं खाते, जिसको नीलगाय भी कहते हैं। सबसे बड़ी हमारी यही सुरक्षा है कि इसको कोई भी जानवर हानि नहीं पहुँचाता। ये मेरी जो फसल देख रहे हैं आप, मैंने लगाई थी लगभग 25 अक्टूबर के लगभग, और अब ये फसल तैयार खड़ी है आपके सामने। और मैंने इसमें से मटेरियल 10,000 रुपये का मटेरियल निकाल कर बेच दिया। कटाई करने से जो बड़ा पेड़ है मैं उसकी कटाई करता हूँ और उसको भेज देता हूँ। और इससे उत्पादन लगभग 1 बीघे में लगभग 10 क्विंटल हो जाएगा। इसका रेट लगभग मुझे 50 रुपये किलो मिल रहा है। लेटुस का और पोक्चई का 50 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। जैसे कि इसको भेजने की व्यवस्था, मार्केट को भेजने की व्यवस्था, हमारे पास ऑर्डर आता है, जैसे कि आदर्श ऑर्गन कंपनी का हमारे पास में ऑर्डर भेजते हैं कि 25 किलो भेज दो या 30 किलो भेज दो, तो हम इसकी कटाई करते हैं। शनिवार के दिन हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद कार्टून के अंदर पैक करके उनको ट्रांसपोर्ट पे रख देते हैं। ट्रांसपोर्ट से उनके पास दिल्ली पहुंच जाता है, और उनके पास वहां पहुंचने से हमारे अकाउंट में उधर से हमारा बैलेंस डाल देते हैं। लेटुस और इसके बराबर दोनों के रेट एक ही हैं। जैसे कि हम इसकी कटाई करते हैं, किसान भाइयों आप पूछो कटाई कैसे होगी। इसकी जड़ से ही पेड़ काट दो, जो पत्ते पीले हैं नीचे से उनको तोड़ के नीचे डाल दो। सफाई वफाई अच्छी से होती है इसकी, इसमें कोई गलन वलन नहीं आती बिल्कुल भी, ना कोई इसमें कीड़ा लगा होता, ना इसकी कोई ऐसी खास ग्रेडिंग होती। सिर्फ पीला पत्ता ना हो इसके अंदर, और कोई गंदगी वंदगी ना हो, मिट्टी वगैरह ना लगी हो, उसको साफ कर देते हैं। और फिर हम इसको कार्टून में बंद करके सेफ रख देते हैं अच्छी से। ना कोई धुलाई वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है उसकी। नहीं, ऐसा ही रहता है कि धुलाई कोई नहीं आवश्यकता इसकी बिल्कुल भी। सड़ने का खतरा रहता है ना धुलाई करने से, और पानी ज़्यादा लग जाता है तो उससे दिक्कत होती है सर। लेटुस का भी यही प्रोग्राम है बिल्कुल। किसान भाइयों ये फसल सिर्फ अक्टूबर से मार्च तक ही मान्य है, बस रबी की खरोप है। और उससे आगे हम इसकी जो बेड है, ये बेड हमारी सुरक्षित रहेंगी। इसके ऊपर हम साथ साथ इसमें आप लौकी की बिजाई कर सकते हो, तोरी की बिजाई कर सकते हो, आप इसमें कद्दू की बिजाई कर सकते हो। ये बेड हमें मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, और हम इसकी निराई गुड़ाई उसी तरीके से करते रहेंगे। भाइयों मैं 3 महीने में इस 1-1.5 बीघे वाहन खेत से लगभग 10,000 रुपये का प्रोडक्शन निकाल चुका हूँ लगभग। और मेरा मानना है कि 30-40 हज़ार रुपये का प्रोडक्शन हो निकल जाएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और भी इस कार्यक्रम में, बने रहिए हमारे साथ। अधिक आय के लिए पॉली हाउस में झरबेरा फूल की रोपाई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। झरबेरा फूल आज के समय में व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ हुआ है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी रोपाई से लेकर फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक ब्रजेश कुमार। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं।
तो जरबेरा एक फूल है जो देसी की तरह होता है और उसका मार्केट में जैसे बुके देना हुआ या गुलदस्ता बनाना हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी उसकी मार्केट है। पहली बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। खेती शुरू करते हैं, हम जरबेरा की खेती करने जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस जो ग्रोइंग मीडिया जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, जो बेड हम तैयार करते हैं उसे बनाने पे विशेष ध्यान देते हैं। बेड तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड का जो मटेरियल है वो उसमें मुर्गी की खाद वगैरह नहीं उपयोग करना चाहिए। उसमें मिट्टी और फार्म यार्ड मैन्योर जिसे बोलते हैं हम लोग, कंपोस्ट, उसको 2:1 रेशियो में 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए जरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है। बेड की ऊंचाई को 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं जब सतह से, और यदि संभव हो तो उसमें बेड के नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अधिक पानी होने की स्थिति में पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेड की जो चौड़ाई रखते हैं वो नीचे 90 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ 80 सेंटीमीटर रखते हैं। इस बेड पर 3 लाइन पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे से पौधों को लगाने की दूरी जो होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं या 1 फीट रखते हैं। पौधे लगाने से पूर्व ये इस पौधों को किसी तरह की बीमारी और कीट से नुकसान न हो, इसके लिए मीडियम जो होता है ग्रोइंग हमारा, उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। यदि जरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो जरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि जरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप जरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न प्रजातियां आती हैं, जैसे आप सफ़ेद में डालमा है, इसी तरह पिंक में रोजेलिन है। इस तरह से अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें और कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग करें, जो और वैसी कंपनियों से या वैसे संस्थानों से पौधे लें जो विश्वसनीय हैं। और पौधों को जैसा पहले बताया कि इस बेड पे जो हम बनाते हैं 80 सेंटीमीटर चौड़ी बेड, इस पे 3 लाइन पौधों की लगाते हैं। पौधों से पौधों की दूरी को जो है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी को भी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पॉली हाउस में ड्रिप की सुविधा ज़रूर होती है, अगर नहीं है तो मैनुअल ड्रेंचिंग के थ्रू इरिगेशन कर सकते हैं। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। जरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। और लगाने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार इरिगेशन देना होता है, पहले 1 सप्ताह तक। और
पहले अगर ड्रिप है तो प्रति पौधे के पास एक ड्रिप होनी चाहिए, जिससे कि पौधों को इस्टेब्लिश होने में आसानी होती है। और पहले 1 सप्ताह तक सिंचाई देने के बाद उसके बाद सुबह शाम सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमी को ध्यान में रखते हुए तदनुसार सिंचाई की जाती है। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अच्छी बढ़वार के लिए ड्रिप व मल्चिंग विधि से लगी लहसुन की फसल का प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान ड्रिप व मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर होगी और इसकी वृद्धि व विकास आगे भी अच्छा हो, इसके लिए फसल का प्रबंधन उचित तरीके से करने की आवश्यकता है। तो ड्रिप व मल्चिंग विधि से लगी लहसुन की फसल में अभी कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं सफल किसान खुशहाल चंद पाटीदार से। आप जो ये देख रहे हैं, ये मल्चिंग पर हमने लहसुन लगाया है। इसमें करीब हम 4 साल से लगा रहे हैं। इसका मेन लगाने का उद्देश्य ये है हमारा कि जो सामान्यतः ओपन खेत में हम जो लहसुन लगाते हैं, उससे इस मल्चिंग और ड्रिप से जो लगाते हैं, इसमें हमारा 1.5 गुना उत्पादन ज़्यादा हो रहा है सामान्य से, और पानी की बचत भी हो रही, तो उस पानी को भी हम ज़्यादा खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। लहसुन फसल की बढ़वार में खरपतवार काफी बाधा पहुंचाते हैं। ये फसल से पानी एवं उर्वरक में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिस कारण फसल कमजोर हो जाती है। इसलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तो जैसे मल्चिंग में तो कहीं खरपतवार होता नहीं है, उसके बाद में कहीं थोड़ा बहुत निकल जाए तो एक आधा मजदूर लगता है और वो खरपतवार हम निकलवा लेते हैं। जैसे सामान्यतः किसान को खर्च उस खरपतवार निकालने में ज़्यादा लगाना पड़ता है और मल्चिंग में नहीं, न के बराबर एक आधा मजदूर लगता है 1 एकड़ में। इसलिए उससे ये खरपतवार का भी हमें वो पैसे जो ओपन में जो निकालने के लिए लगते हैं वो भी बच जाते हैं। मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि जो सामान्यतः फसल ओपन में जो लहसुन लगा रखी है, आप भी अपने खेत में जो भी खरपतवार है वो निकलवाए। अच्छी बढ़वार के लिए जरूरी है कि लहसुन की फसल में उचित समय पर सिंचाई की जाए। तो इसमें कब और किस तरह सिंचाई करना लाभदायक है, आइए जानते हैं। तो सिंचाई प्रबंधन में जैसे अपन सामान्यतः खेत में करीब 8 से 10 रोज में पानी देते हैं, इसमें अपना मल्चिंग और ड्रिप की वजह से करीब अपना पानी 15 से 20 दिन में लगता है। लहसुन की फसल की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन भी जरूरी है। तो लहसुन में रासायनिक उर्वरक कब और कितनी मात्रा में देना है, जानते हैं। उसके बाद में अब रही बात खाद देने की, कि सामान्य में खेत में अपन खाद छिटक देते हैं तो उसमें नुकसान भी होता है, और इसमें अपना खाद वेस्टेज नहीं जाता है, क्योंकि ड्रिप और मल्चिंग की वजह से एक तो खाद अंदर रहता है, वाष्पीकरण नहीं होता है। उसके बाद में जब अपना बेड गीला होगा तभी अपन इसमें खाद दें। वेंचुरी के माध्यम से अपन खाद देते हैं। अभी भी इसमें अपन लहसुन हमारे 90 दिन की होने आई है, तो इसमें अभी पानी दे रहे हैं। तो इसमें अभी पानी के साथ में हम 05234 खाद देंगे और उसके बाद में इसको फिर छोड़ देंगे 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद में आखिरी पानी देंगे, उसमें भी हम 050 दे के इसको फिर निकाल लेंगे। तो वेंचुरी से खाद देने का तरीका होता है, हम एक ड्रम लेते हैं, उस ड्रम में खाद डालते हैं, खाद फिर घोल के और वेंचुरी के जरिए इस ड्रिप में हम देते हैं। तो ड्रिप के माध्यम से पूर्णतः वो डायरेक्ट पौधे के पास खाद चला जाता है, तो उससे पौधा पूर्णतः खाद लेता है और वो अपने आप को विकसित कर लेता है, ताकि उससे अपन को बहुत अच्छे फायदे होते हैं और उसमें खाद की बचत हो जाती है हमारी। ओपनतः खेत में खाद ज़्यादा डालना पड़ता है और इसमें कम देना पड़ता है और फसल अच्छी पकती है। और इसके बाद में
मल्चिंग का जो लहसुन होता है वो उत्पादन में भी 1.5 गुना ज़्यादा होता है। इसके बाजार मूल्य में भी हमें करीब 1.5% मतलब 1.5 गुना सामान्य लहसुन से इसमें 1.5 गुना ज़्यादा बाजार मिलते हैं। तो मैं अन्य किसान भाइयों को यही कहूँगा कि आप भी ड्रिप मल्चिंग से लहसुन लगाएं और अच्छा सा लाभ और अच्छा मुनाफा कमाएं और देश को तरक्की की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन सेवा संपर्क के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नरही बलिया के मार्कंडेय यादव ने। आपने दुधारू पशुओं के नवजातों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आप लोगों को इस संदर्भ में कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। जब आपकी गाय या भैंस ब्याती है या बच्चा देती है तो उसकी कैसे देखभाल की जाए। सबसे पहले बच्चा होता है उसको जो आप अपने प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे कि उसको कान साफ़ करना, मुंह साफ़ करना, जुबान साफ़ करना, और माँ को सामने कर दीजिए, बच्चे को कुछ चाटती रहे जिससे उसके त्वचा का रक्त संचार सुचारू रूप से शुरू हो जाए। उसके बाद 1 घंटे बाद बच्चे को माँ का पहला दूध, जिसको आम भाषा में पेणूस, खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो पिलाइए। इसकी मात्रा का ध्यान रखिए। बच्चे का जितना वजन हो उसका 10%, यानी कि अगर 20 किलो का बच्चा है तो 2 किलो कोलेस्ट्रम उसको दिया जाए। और ये 2 मात्रा दी जाए कोलेस्ट्रम की, ये कई हिस्सों में दिया जाए, एक ही बार में मत दीजिए, नहीं तो ये पाचन में दिक्कत पैदा करेगा और हो सकता है बच्चे को दस्त लग जाए। तो इसको बांट के कम से कम 3 बार में दीजिए। और ये प्रक्रिया सतत चलेगी 1 हफ्ते तक, जब तक कि कोलेस्ट्रम माँ का दूध में नहीं बदल जाता है। और जब दूध पिलाने की बारी आती है तो दूध की भी वही मात्रा हो, जैसे कि जैसे जैसे वजन बढ़ता जाए उसी हिसाब से दूध की मात्रा बढ़ाते जाएं। 3 महीने तक बच्चे को पूरी तरह से दूध पर रखें। फिर उसके बाद दूध को धीरे धीरे हरे चारे और भूसे से रिप्लेस करते जाएं। तो 15 से 20 दिन के में 15 से 20 दिन की उम्र पर उसके सींग की डिहार्निंग या डीबडिंग करवा दें, जिससे कि सींग नहीं निकलेगी तो देखने में सुंदर लगेगा और घाव से भी बचाव होगा। जैसे कि कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं, ये सींग की वजह से नुकसान हो जाता है। पशुपालक को भी, पशुओं को भी उससे बचाव होगा। इसके अलावा बच्चे को 15 दिन की उम्र पर पहली बार गोल कृमि की दवा दी जाए और ये क्रिया हर महीने 6 महीने तक दोहराई जाए। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो फिर ये कीड़ी की दवा 2 महीने पर कर दीजिए। 1 साल का हो जाए तो फिर 3 महीने पर कर दीजिए। इस तरह से इसका ध्यान रखेंगे तो बच्चा इस तरह से स्वस्थ रहेगा पूरी तरह से। और जहाँ पर बच्चे को रखा जाए, जैसे पेशाब या गोबर अगर गाय या बच्चा करता हो तो उसको तुरंत वहाँ से हटाएं। सीलन गौशाला में न रहने पाए। गौशाला का मुंह पूरब की तरफ रखिए, सूर्योदय का प्रकाश उसमें जाना चाहिए। बहुत अधिक अगर ठंड है तो 10 बजे के बाद जानवरों को बाहर निकालिए, धूप में रखिए। 4 बजे फिर अंदर कर दीजिए। जब मौसम अपने तीव्र अवस्था में हो, जैसे कि बहुत ठंड हो, तो उस समय बच्चे को मल्टीविटामिन पूरक आहार के रूप में दें। 10 ml मल्टीविटामिन डेली अगर उसको दिया जाएगा तो बढ़वार तो होगी ही उसकी, कई बीमारियों से उसका बचाव भी होगा। और 6 महीने की उम्र पर बचाव के टीके लगवाएं। उसमें गला घोंटू है, खुरपका मुँहपका है, अगर गोवंशी है तो फिर लंगड़ी का टीका लगता है। 3 टीकों को समय से समय के अनुसार लगवाते रहें। पशु बाड़े का विशेष ध्यान रखें, रख रखाव का ध्यान रखें, मौसम से बचाव का ध्यान रखें। तो आपका जो नवजात पशु है वो स्वस्थ रहेगा और आगे चलकर उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। बाड़े से बचाने के लिए
यदि धूप नहीं है, मान लीजिए कभी कभी कुहासा आ जाता है या बादल आ जाता है, तो ऐसे में शीतलहर अगर चलती है तो उस समय विशेष ध्यान दीजिए। तो बच्चे को कम से कम टाट से, या अगर वूलन पुराना कपड़ा है ऊनी, तो उसको उससे जो है ढक के रखें, जिससे इससे ठंड से बचाव हो सके। इसके पानी की जहाँ तक बात है, तो पानी को न तो गर्म करना है न उबालना है। ताज़ा पानी जो आ रहा है हैंडपम्प का, जो करीब 150-200 फीट नीचे से आ रहा है, वो शुद्ध होता है। ताज़ा पानी बच्चे को दें और उसकी माँ को भी। मान लीजिए कि अगर कुआं है कहीं, कुएं से अगर पानी पिलाना है तो उसमें लाल दवा या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करें, जिससे कि वो पानी शुद्ध हो जाए, उसके बाद ही पिलाएं उसे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु शिमला मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। अच्छे पुष्प उत्पादन हेतु गुलाब की फसल में जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।